नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लासेस में हमने ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती हैं, जिसका हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र किया था। ये जो दो गतियां हैं कौन कौन सी हैं? एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं और दूसरी है परिक्रमण गति। जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं या वार्षिक गति भी कहते हैं। इन दोनों गतियों का दिन रात और मौसम परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे इन गतियों से मौसम और दिन रात की घटनाएं घटित होती हैं। चलिए आते हैं घूर्णन गति पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है। आपने यदि ग्लोब देखा होगा, जैसे कि आप ये बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ये जो ग्लोब में दिख रही है पृथ्वी, ठीक इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी है, जो अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर। कितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष का चक्कर लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट में। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है, जिसे हम मोटे तौर पर 24 घंटे मान लेते हैं। लेकिन इसमें 4 मिनट की कमी रहती है। इसी के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, जिसे हम सूर्य की परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की एक परिक्रमा एक वर्ष में पूरी करती है। इस कारण से हम इसको वार्षिक गति कहते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा जो है, ये जो पृथ्वी है, सूर्य की परिक्रमा अंडाकार रूप में लगाती है। ये यहां हमारा सूर्य हो गया और ये हो गई पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का इस रूप में अंडाकार रूप में चक्कर लगाती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पृथ्वी 6 महीने में सूर्य से दूर चली जाती है और फिर 6 महीने में घूमकर सूर्य के पास आ जाती है। जब ये सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और जब ये सूर्य के सबसे दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। ये जो उपसौर की स्थिति है ये होती है 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। एक चीज और, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमण करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यानी ये जो पृथ्वी यहां से घूम के पूरा जो एक चक्कर लगा रही है और वापस इस स्थान पे आ रही है, इसको पूरे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन आमतौर पर हम इसे 365 दिन ही गिनते हैं। तो फिर ये जो अतिरिक्त 6 घंटे हैं इनका क्या? ये सब सुविधा की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि इन 6 घंटों की गणना संभव नहीं हो रही थी।
इन 6 घंटों को हम हर 4 साल में एडजस्ट कर देते हैं और एक नए दिन के रूप में जोड़ देते हैं, जिसे हम 29 फरवरी के रूप में जानते हैं। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि जो ये हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, जिसमें 29 फरवरी आता है, वो क्यों आता है। तो अब तक आपने जाना कि पृथ्वी में 2 तरह की गतियाँ होती है, पहली घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। साथ ही इसमें हमने उपसौर और अपसौर को भी जाना। अब हम बात करते हैं कि दिन रात में अंतर क्यों होता है। आपने देखा होगा कि अभी भारत में जो है ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में जो दिन है वो बहुत छोटा लगता है, बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, सुबह भी देरी से होती है। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा असर गर्मियों में देखने को मिलता है। 7 बजे तक भी कई बार आप देखते हैं कि सूर्यास्त नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन बहुत लंबा हो जाता है और उस समय रातें छोटी हो जाती है। ये दिन रात की जो लंबाई है, इसमें अंतर अंतर क्यों है, या जो कहें कि जो दिन रात की लंबाई है इसमें आपको अलग अलग क्यों दिखती है। ये 12-12 घंटे की भी तो हो सकती थी, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो दिन रात की लंबाई है बढ़ती और घटती रहती है। इसके पीछे जो है एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। एक बात और, ये दिन रात का जो अंतर है ये सभी देशों पे समान रूप से नहीं पड़ता है। जैसे अभी अपने देश में ठंड का मौसम है, तो ठीक इसी समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी, और जब जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही होगी तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी का मौसम होगा। ऐसा क्यों है? ये जो दिन रात का अंतर आप देख पा रहे हैं, ये क्यों है? आप कई बार देखते होंगे कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और आप इंडिया में एक रजाई में सिकुड़कर मैच देख रहे हैं। वहाँ खिलाड़ियों को गर्मी लग रही है और यहाँ आप रजाई में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय गर्मी का मौसम होगा और इंडिया में उसी समय ठंड का मौसम चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भारत है अपना, वो उत्तरी गोलार्ध में है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ये तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जाने कि ये जो दिन रात में अंतर है ये कैसे होता है। आपने छठी या 7वीं क्लास में एक बॉल या टॉर्च के एग्जाम्पल को देखा होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि जब एक बॉल या फुटबॉल को टॉर्च के सामने रखते हैं तो उसका आधा हिस्सा प्रकाश से चमकता है, वहीं जो उसका दूसरी साइड का जो है हिस्सा, उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक इसी तरह से ये जो बॉल है, एक तरह से ये बॉल है और ये टॉर्च है, जिसका एग्जाम्पल आपने अपने बचपन में एक बार जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो टॉर्च है और ये जो बॉल है, ठीक इसी तरह से जैसे ये टॉर्च है वैसे हमारा सूर्य है, और जैसे ये बॉल है वैसे हमारी पृथ्वी है। मान लो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे ही नहीं, इस बॉल की तरह, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं एक जगह रुकी रहे, तो क्या होगा? तो जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा है उस पर हमेशा दिन और पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात रहेगी। यानी कि जो सामने वाले हिस्सा है इसी पे सिर्फ जीवन संभव हो पाता, और ये जो इसके पीछे का हिस्सा होता है ये हमेशा सुनसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। इस तरह जो पीछे वाला भाग है वो घूमकर आगे आ जाएगा, और आगे वाला जो भाग है वो हर 12 घंटे में पीछे की ओर चला जाएगा। इस तरह ये जो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर एकदम सीधी होती तो पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी होती, जैसे ये 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई है, इसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी होती तो हमारी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान होता। ये इसका 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा होता तब स्वाभाविक रूप से दिन और रात बराबर होते। लेकिन ये जो 23 डिग्री का झुकाव आप इसमें देख पा रहे हैं,
इसके कारण दिन और रात में जो हमें अंतर देखने को मिलता है, उसका पूरा पूरा रीजन यही है कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कभी इसकी वजह से कभी दिन बड़ा हो जाता है तो और रातें छोटी हो जाती है, तो कभी रातें बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। आइए हम इसे इसी ग्लोब की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस ग्लोब को ध्यान से देखिए कि कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नजर आ रही है। इसमें से आप दो मैप देख पा रहे हैं, जिसमें पहली जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है और दूसरे में वो अपने अक्ष पर सीधी दिखाई दे रही है। हमारी पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति है वो ऊपर वाली इमेज में है। ये जो 23 डिग्री का झुकाव आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर दिन और रात में अंतर का प्रमुख कारण है। इस पृथ्वी के जो बीचों बीच ये जो आप 0 डिग्री अक्षांश देख पा रहे हैं, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जाने पर उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इस 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में आने पर हम इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती है। वैसे ही जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती हैं। उसी समय जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा और दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएगी, ठीक उसी समय इंडिया में दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होंगी, जैसे कि अभी चल रहा है ठंड के मौसम में। लेकिन ये जो दिन रात का अंतर आप देख पा रहे हैं, इसका जो विषुवत रेखा पर है वो नगण्य प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी के बीच में है और जो सूर्य होता है वो 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में जाता रहता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच बीच में ही रहती है। इसलिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसमें आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य की जो सबसे ज्यादा रोशनी पड़ रही है वो विषुवत रेखा पर पड़ रही है। इसलिए जो विषुवत रेखा है उस पर दिन और रात का जो अंतर है वो नगण्य हो जाता है। अब आप इस मैप को देख पा रहे होंगे जिसमें हमने पूरा इसमें डिटेल में बता रखा है कि कैसे सूर्य जो है वो लगातार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बना रहता है और इसी वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश रहता है। और जो विषुवत रेखा है ये जो बिल्कुल बीच में है, पूरी पृथ्वी के जो मध्य की रेखा है 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर एक समान रूप से पड़ता रहता है। इसी कारण से जो विषुवत रेखा है इस पर जो है दिन और रात का प्रभाव लगभग नगण्य हो जाता है। आप ये जो बीच की रेखा देख पा रहे होंगे, इस बीच की रेखा को हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं तो सीधी रेखा है, लेकिन इसको हम प्रकाश वृत्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी के आगे का हिस्सा है। तो हमारी पृथ्वी गोल है, तो यही प्रकाश का जो वृत्त आगे जो दिख रहा है लाइन, ये इसके पीछे भी तो होगी, तो इसी कारण से इसका हम प्रकाश वृत्त कह रहे हैं। और ये जो आप तिरछी लाइन देख पा रहे हैं, ये तिरछी लाइन जो है ये अपने पृथ्वी का अक्ष है, जिस पर जो अपने पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है और ये जो प्रकाश वृत्त आप देख पा रहे हैं, इन दोनों में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो साउथ पोल है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और ये जो है नॉर्थ पोल है जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। अब ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसको आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंच पा रहा है, यहां तक, जबकि अपना दक्षिणी ध्रुव कहां पे, यहाँ पे। तो ये लगातार प्रकाश में है। यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ तक पहुंच पा रहा है, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ पर है, जिस पर लगातार प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। अब इससे क्या सिचुएशन पैदा होती है, इससे आप देख पा रहे हैं कि जो ये उत्तरी ध्रुव है ये अंधेरे में है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये हमेशा उजाले में है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये जो है ये अगले 6 महीने में सूर्य के
आगे आ जाएगा, और ये जो है लगातार सूर्य के आगे जो दिख रहा है आपको दक्षिणी ध्रुव, ये अगले 6 महीने बाद अंधेरे में चला जाएगा। यानी इससे एक सिचुएशन पैदा होती है कि ये जो उत्तरी ध्रुव है ये लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहेगा, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये लगातार 6 महीने तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जो दिन रात में अंतर होता है वो कैसे होता है, और दिन रात में अंतर में जो डिफरेंस है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन और रात में अंतर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सिर्फ अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है, बल्कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसका प्रभाव क्या हुआ, दिन और रात में अंतर आ गया, दिन और रात की घटना घटित हुई। लेकिन ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो है सीधा प्रभाव पड़ेगा मौसम परिवर्तन पर। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के इस तरह से लगातार लगातार चक्कर लगा रही है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो सूर्य का प्रकाश है ये लगातार कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ रहा है, और ये जो हमारा सूर्य है और ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक लगातार बदलते 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 इस सूर्य के चक्कर लगा रही है। यानी कि किसी समय कर्क रेखा सूर्य के सबसे सामने आ जाती है, किसी समय विषुवत रेखा सूर्य के सबसे सामने आ जाती है, और किसी समय मकर रेखा सूर्य के सबसे सामने आ जाती है। अब जैसे कि 21 जून को, ये जो आप 21 जून की परिस्थिति देख पा रहे हैं, इस 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ रही है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो सूर्य के बिल्कुल सीध में लंबवत दिखाई दे रही है आपको। इसकी सबसे खास बात यह हो जाती है कि इस दिन यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी। ठीक इसी समय कि दक्षिण गोलार्ध में रातें लंबी हो गई है और दिन छोटा हो गया है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ने से यहाँ के दिन बड़े हो गए हैं, और दूसरा प्रभाव क्या हुआ है, तापमान अधिक हुआ है और रातें छोटी हो गई है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं, दिन बड़ा, तापमान अधिक और रातें छोटी। ठीक इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी, और जो तापमान होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी। ठीक उसी समय 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होगी। इस तरह से ये जो सूर्य है
ये अभी 21 जून को है और 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक ये जो सूर्य है दक्षिणायन होने लगता है और कहाँ तक होता है 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर तक ये सूर्य मकर रेखा तक पहुंच जाता है। अब ये जो 23 सितंबर है इस दिन क्या परिस्थितियां होती है। 23 सितंबर को जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। यानी 23 सितंबर को जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है तो इसमें एक चीज तो ये हो जाती है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि जो पूरी पृथ्वी पर तापमान है वो सम हो जाता है, ना ज्यादा अधिक तापमान और ना ज्यादा कम तापमान। तो पहली परिस्थिति क्या है, दिन रात लगभग 12 घंटे के हो जाते हैं, यानी दिन और रात समान हो जाते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या हो जाती है, जो पूरी पृथ्वी पर तापमान है वो एक तरह से सम हो जाता है, यानी तापमान जो पूरी पृथ्वी पर है लगभग लगभग समान रूप से आता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर समान रूप से बिखेरती है। इस समय पृथ्वी पर शरद ऋतु चल रही होती है, जिसमें न तापमान ज्यादा होता है और न तापमान कम होता है, तापमान सामान्य रहता है। तो 23 सितंबर को सूर्य का तापमान विषुवत रेखा पर सीधे पड़ता है और इस समय शरद ऋतु चल रही होती है। ये जो परिस्थिति आप देख पा रहे हैं 23 सितंबर को, ये सेम सिचुएशन 21 मार्च को भी होती है, जिस पर हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी यहां से घूमकर यहां आ गई, यानी कि जो आप सूर्य का प्रकाश है वो सीधे मकर रेखा पर पड़ेगा। मकर रेखा पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। इसकी क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। पहली परिस्थिति तो ये है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दिन छोटा हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति क्या है, रातें लंबी हो जाएंगी और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही होगी। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और अभी जो सिचुएशन है वो कुछ ये इस तरह की है, यानी कि हम 22 दिसंबर से आगे निकल चुके हैं तो अब दिन बड़ा होने वाला है। लेकिन जिस दिन 22 दिसंबर था उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा था, रातें सबसे लंबी थी और जो शीत ऋतु था वो उसका सबसे चरम पर थी और अपने भारत या कहे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन था। ठीक इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर भी तीन परिस्थितियां होंगी। पहली, दिन बड़ा होगा। दूसरी, रातें छोटी होंगी। और तीसरा, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी। तो आप यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, ये जो मैंने शीत ऋतु लिखा है ये उत्तरी गोलार्ध को केंद्र में रखते हुए लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जो स्वाभाविक रूप से मैं जो आप ये समझा पा रहा हूँ, ये जो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ये मैं उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ। लेकिन इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलेगी। यानी आप ये जो देख पा रहे हैं 22 दिसंबर को सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा पर पड़ रहा है और ये प्रकाश इस बिंदु तक पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव यहां पर है। यानी कि इस पूरे एरिया में क्या दिख रहा है आपको, आप पूरे एरिया में प्रकाश देख पा रहे हैं। और ये जो पीछे का जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये इसके रात वाला क्षेत्र है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो दिन का है समय ये बड़ा दिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, और ये जो रात का समय आप देख पा रहे हैं छोटा है। अब जो 22 दिसंबर है, इस 22 दिसंबर से पृथ्वी और आगे बढ़ते हुए फिर से उस बिंदु पर आ जाती है जहां पर जो सूर्य है
वो विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर सीधे प्रकाश बिखेरता है। ये जो सिचुएशन आती है इसमें वापस क्या हो जाता है, सूर्य जो है वो एक ऐसे बिंदु पर आ जाता है जहां पर पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से तापमान रहता है। यहाँ पे भी वापस सेम परिस्थितियां होती है जैसे कि हमने 23 सितंबर को देखी थी। इसमें पहली परिस्थिति क्या है, जो दिन रात है वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के हो जाते हैं। दूसरी परिस्थिति हमने क्या देखी थी, तापमान सम हो जाता है, यानी तापमान पूरी पृथ्वी पर समान रूप से रहता है और जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर समान रूप से पहुंचती है। तो ऐसे कौन कौन से 2 दिन हैं जब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंचता है, तो पहला है 23 सितंबर और दूसरा है 21 मार्च। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो 22 दिसंबर है इससे सूर्य का जो प्रकाश था वो अपने सबसे दक्षिणी बिंदु पर था। यहां से 22 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। तो कब तक उत्तरायण होता रहता है, 21 जून तक। और 21 जून के बाद सूर्य पुनः दक्षिणायन होने लगता है। इस तरह से पृथ्वी सूर्य का लगातार चक्कर लगाती रहती है और सूर्य जो है वो 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक उत्तरायण की स्थिति में होता है और 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन की स्थिति में होता है। इस तरह से जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण ये जो सूर्य है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता रहता है। ठीक इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग ये जो आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर इसी के आसपास 3 जनवरी को उपसौर होता है, यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और ठीक ये जो जून का महीना देख पा रहे हैं आप, इसी के आसपास 4 जुलाई को अपसौर होता है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो 3 जनवरी है उस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है उस समय ठंड होती है। आप देख पा रहे होंगे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है, लेकिन ये जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, इस सिचुएशन में जो सूर्य की धूप है वो पृथ्वी पर एकदम तीखी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध में इसका असर कम दिखता है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को अपने इधर ठंड होती है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय तीखी धूप रहती है। तीखी धूप की वजह से कई बार जंगलों में आग जलने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इसका उत्तरी गोलार्ध में बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंड का मौसम है। ठीक वैसे ही ये आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 21 जून का समय है और ये जो 4 जुलाई का समय है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है, यानी 4 जुलाई को सूर्य का प्रकाश उतना तीखा नहीं पड़ता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम रहता है और सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर रहता है। तो ये जो गर्मी का असर है ये काफी हद तक थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो इसका एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ये जो 22 दिसंबर है उस दिन पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान रहता है। हालांकि उसका असर दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होता है। और जो 4 जुलाई है इस दिन तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम रहता है और उसके बावजूद भी यहाँ पर उतना तेज तापमान नहीं रहता है। अब ये जो अब तक हमने पढ़ा इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? इन सब का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि विषुवत रेखा पर सदैव
12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उदाहरण के लिए आप केन्या देश को देख सकते हैं। केन्या जो है ये विषुवत रेखा पर है। यहाँ पर लगभग वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया की सिचुएशन है, जिसमें देख रहे होंगे कि कर्क रेखा जो है भारत को बिल्कुल बीच से काट रही है। अब दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तीसरा निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं हम इससे कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। इसी तरह 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। ये जो विषुवत रेखा वाली परिस्थिति देख पा रहे हैं, इससे हम चौथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत गिरती है, यानी जो दिन और रात की लंबाई है वो वर्ष भर एक समान रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे गिरती है, यानी कि सीधा 90 डिग्री का कोण बनाती है या लंबवत गिरती है। इन दो तारीखों को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है, यानी दिन और रात में 12-12 घंटे होते हैं। पांचवा निष्कर्ष ये देख पाते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके चलते उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक ऐसे ही 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर गिरती है, तो मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। ये तो हो गया दिन और रात में अंतर। अब हम देखते हैं मौसम परिवर्तन को। ये जो मौसम परिवर्तन है, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये जो मौसम परिवर्तन था ये किन किन दो कारणों की वजह से हुआ था। उसमें से पहला कारण क्या था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, जिसे हम उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। और इसमें आप चार परिस्थितियां देखते हैं। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत पर पड़ती है। इस कारण से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध यानी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसके कारण पूरी पृथ्वी पर एक जैसा तापमान रहता है और यही कारण है कि पूरी पृथ्वी पर 21 मार्च को मौसम जो है वो समान पाया जाता है और इस सिचुएशन को हम कहते हैं विषुव। इक्कीस मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर गिरती हैं, तो हम इसे कहते हैं बसंत विषुव। अब इसी तरह से हम आते हैं दूसरी परिस्थिति पे, जो है 21 जून की परिस्थिति। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है। दरअसल 21 मार्च के बाद जो सूर्य है वो उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ लगातार 6 महीने का दिन रहता है, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब एक तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो गए हैं, दूसरा सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ रही है। इन दो कारणों से क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की सिचुएशन आई, यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुंचती है, परिणामतः दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। साथ ही जो ये दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती है, जिससे यहाँ पर लगातार प्रकाश कम पहुंच पाता है। ये जो दो कारण हैं, इन दो कारणों से दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु पाई जाती है। 21 जून के बाद सूर्य फिर से विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है और 23 सितंबर तक आते आते सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाता है। इस कारण से एक बार फिर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं और पूरी पृथ्वी पर तापमान जो है वो सामान्य रहता है। इस स्थिति को हम शरद विषुव कहते हैं।
23 सितंबर के बाद सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती है। इसके चलते मकर रेखा पर दिन की अवधि अधिकतम हो जाती है और रात की अवधि न्यूनतम। और दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि सूर्य सीधे लंबवत अपनी किरणें बिखेरता है। इस कारण से जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर होती है। लेकिन इसी टाइम इंडिया में अत्यधिक ठंड होती है, क्योंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा के ठीक विपरीत कर्क रेखा पर है। इस समय यानी कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन छोटा और रातें लंबी हो जाती हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की परिस्थितियां तैयार करता है। इसके बाद यहां से हम वापस आते हैं 21 मार्च पर। फिर से 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें वो विषुवत रेखा पर सीधे पड़ने लगती है और फिर बसंत ऋतु का आगमन आ जाता है, यानी कि न ही बहुत ज्यादा गर्मी और न ही बहुत ज्यादा ठंडी। ये थे अपने दिन रात और मौसम में बदलाव के कुछ प्रमुख कारण। आपसे एक प्रश्न है, आप रांची में खड़े हैं तो किस दिन आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी या अपने ठीक नीचे दिखेगी? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है और ये कर्क रेखा पर स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं कि आज की क्लास में आप कितना समझ सके हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।